हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज़ में। आइए करते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले वॉल्यूम 1 का और इसका सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर किया गया है। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। क्या है? एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र कहिए या फिर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के जैविक कारक हैं। क्या सब है? उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता, ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? कांडला निम्न में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला प्रसिद्ध है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमांजारो अवस्थित है। तो माउंट किलिमांजारो कहाँ पर अवस्थित है? तो तंजानिया में है। इसका सी नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान करें। तो देखते हैं क्या क्या विशेषताएं दिया हुआ है। सबसे पहली विशेषता दिया हुआ है, भारत में इसके लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। प्रमुख खदानें नोआ मुंडी, बैलाडीला, कुद्रेमुख, बेल्लारी जैसे क्षेत्रों में है। ठीक है। इसमें जैसे कि देख रहे हैं नोआमुंडी, बैलाडीला, कुद्रेमुख, बेल्लारी, ये सब क्षेत्र जो है लौह अयस्क से जुड़ा हुआ है। तो ये हो सकता है ये लौह अयस्क से रिलेटेड है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्या है? आगे क्या है? खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्र के निकट स्थित है। ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो इसमें लौह अयस्क दिया हुआ है, ये सभी लौह अयस्क से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा कुछ खदान का नाम जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, नोआमुंडी, बेलाडीला, कुद्रेमुख, बेल्लारी, ये सब जो खदानें हैं ये सब लौह अयस्क से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। क्या है? इनमें कौन सा नदियों का जोड़ा गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियों का जोड़ा है? तो जो उत्तर की दिशा से नॉर्थ के तरफ से आकर के गंगा में मिलती है, देख लेते हैं कौन सा जोड़ा है। तो इसमें कमला और फाल्गु दिया हुआ है। ठीक, फाल्गु तो नॉर्थ से नहीं, इधर साउथ से आकर के मिलती है। सोन साउथ से आकर के मिलती है। कर्मनाशा साउथ से आकर के मिलती है। तो सब में जोड़ा में एक एक साउथ से मिलने वाली है। तो एक तरफ बी नंबर में दिया है कोसी और बूढ़ी गंडक, यह उत्तर की दिशा से आकर के या फिर नॉर्थ की तरफ से आकर के गंगा में मिलती है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्या है? मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। तो मौसम एवं उसकी बनावट में जो परिवर्तन होता है वह होता है पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। तो यही इसका जो है मौसम एवं उसकी बनावट के परिवर्तन का कारण होता है। जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर इसके कक्ष के समतल से झुका हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद सातवां नंबर। क्या है? भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम बताना है। क्या दिया हुआ है देख लीजिए। क्या है? जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रहा है, इसमें कहता है आरोही क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, फिर किसके साथ, फिर किसके साथ, इस तरह से देखना है। ठीक, तो हमको आरोही क्रम में देखना है। तो सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, इस तरह से। तो चीन तो होगा नहीं इसमें, पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पाकिस्तान भी होगा नहीं। दो में नेपाल दिया है ऑप्शन, और लास्ट में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का है। तो बांग्लादेश इसमें दिया हुआ है। तो इसका उत्तर तो बी नंबर हो जाएगा। लेकिन हम किलोमीटर के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। जैसे बांग्लादेश का दिया हुआ है तो हम पहले यहाँ बांग्लादेश का लिख देते हैं। बांग्लादेश 4096, ठीक है, किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर जो है यह बाउंड्री शेयर करता है, मतलब इतना बाउंड्री लगता है। अब पूछेगा उसके बाद चीन का, तो चीन का कितना होगा? याद रखिएगा चीन का हो जाएगा 3488। कितना? 3488 किलोमीटर शेयर करता है बाउंड्री। उसके बाद फिर देख लेते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान कितना करता है? यह 3323 करता है। कितना? 3323 किलोमीटर पाकिस्तान शेयर करता है। उसके बाद फिर नेपाल का दिया हुआ है। तो नेपाल 1751 किलोमीटर। कितना? 1751 किलोमीटर। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, जो आरोही क्रम में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार दिया हुआ है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। चलिए देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है, तो यह करता है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें जम्मू कश्मीर तो ये तो होगा नहीं, हिमाचल प्रदेश वाला भी होगा नहीं, और इसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश भी इससे जल प्राप्त नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो है भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है।
चलिए आगे देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्या है, फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं, 10वां नंबर क्या है, कोरोमंडल तट विस्तार है, तो कोरोमंडल तट विस्तार है कन्याकुमारी से लेकर के यहाँ आंध्र प्रदेश के लास्ट तक। तो इसमें देख लेते हैं कहाँ से क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कुमारी के अंतरिम अंतरिप से कृष्णा नदी डेल्टा तक, बिल्कुल सही है, ये पी उत्तर हो जाएगा। कोरोमंडल तट विस्तार है कुमारी अंतरिप से कृष्णा नदी डेल्टा तक, बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है कावेरी नदी पर, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं 12वां नंबर क्या है, सुर सरोवर पक्षी विहार स्थित है, तो सुर सरोवर पक्षी विहार स्थित है आगरा में, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। यूपी के आगरा में सुर सरोवर पक्षी विहार स्थित है। चलिए देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 13वां नंबर, स्टेलक्टाइट एवं स्टेलेगेमाइट क्या है, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां बनाई जाती है, क्या है, फिर से सुनिएगा, क्या है, स्टेलेक्टाइट या स्टेलेगेमाइट, यह जो है निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां बनाई जाती है, तो यह भूमिगत जल द्वारा बनाया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 14वां नंबर, इसमें हमको सुमेलित करना है, ठीक है, सूची 1 सूची 2 में देखते हैं, ठीक है, एक तरफ दिया हुआ है उसका खदान और दूसरे तरफ उससे खनिज पदार्थ दिया हुआ है, तो कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है यह देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कालाहांडी, कालाहांडी में बॉक्साइट मिलता है, तो ये हो जाएगा इसका 1 का 3, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है जावर, जावर में जस्ता वो शीशा मिलता है, तो 2 का हो जाएगा 4 नंबर। तीसरा दिया हुआ है कोलार, कोलार में सोना मिलता है, तो 3 का हो जाएगा 1। उसका दिया हुआ है मोसाबनी, मोसाबनी में तांबा मिलता है, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। इस तरह से 3 4 1 2, ये ऑप्शन नंबर कितने में है देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां नंबर क्या है, गुप्त काल में भूमि राजस्व दर क्या थी, तो गुप्त काल में भूमि राजस्व दर जो थी यह थी 1/6 भाग, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्या है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था, तो सबसे पहले इसका मीनिंग जान लीजिए, नायब ए खुदाई का मीनिंग क्या है, तो नायब ए खुदाई का मीनिंग है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि और प्रतिछाया। तो जो ऐसा कौन सा सुल्तान था जो खुद को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि या प्रतिछाया कहता था, तो यह है बलबन। तो नायब ए खुदाई जो है यह स्वयं को कहता था बलबन। बलबन के बारे में और जान लीजिए, यह लौह एवं रक्त नीति को अपनाया था, सिजदा पैबोज प्रथा ये चलाया था, नवरोज त्योहार ये मनाना स्टार्ट किया था, चहलगानी, ठीक है, जो इल्तुतमिश स्टार्ट किया था, तो चहलगानी को ये खत्म किया था, ठीक है। इसके बाद इल्तुतमिश के बारे में जान लेते हैं। इल्तुतमिश चहलगानी को स्टार्ट करवाया था, ये तो जान ही रहे हैं। उसके बाद एकता प्रणाली को भी स्टार्ट किया था, इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया था, ठीक, क्या चलाया था, शुद्ध अरबी सिक्का ये चलवाया था। और उसके बाद ये जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार को यह फिनिश करवाया था, मतलब पूरा बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट करवाया था, लेकिन उसको पूरा बनवाया था कौन, इल्तुतमिश। चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान लीजिए, यह दाग और हुलिया प्रथा स्टार्ट किया था, मतलब घोड़े को दागने का और अपना सैनिक का हुलिया तैयार करके रखने का, ठीक है। दूसरे इन्होंने अस्थाई सेना रखा था और उसको सैलरी भी देता था, ठीक। इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट किया था, जिसको दीवान ए रियासत कहा जाता था उस समय में, और इन्हें सिकंदर ए सानी की उपाधि मिली थी। उसके बाद दिया हुआ है गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक जो है यह तुगलक वंश के संस्थापक थे, ठीक। और ऐसा कहा जाता है जो नहर का निर्माण, मतलब बहुत सारे नहर का निर्माण करवाया था, या नहर का निर्माण कराने वाले प्रथम शासक था गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन क्या था, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था, तो यह क्या था, कहा था बलबन ने, इसका सी नंबर उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो वह मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित की थी मुंगेर, इसका ए उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18वां नंबर क्या है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध
किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध जो लड़ा था कृष्णदेव राय ने, यह कुली कुतुब शाह से लड़ा था। इसका ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। क्या असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? हमको देखना है कौन सा गलत कथन है। तो पहला कथन देख लेते हैं, जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जालियांवाला बाग के वजह से ही असहयोग आंदोलन उसके बाद स्टार्ट हुआ था और इसको स्थगित किया था, चौड़ा चौड़ी कांड हो गया था इसके वजह से। तो ये पहला कथन गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी और सब कथन देख लेते क्या है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया और 1922 में समाप्त हुआ, बिल्कुल सही है। बारदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था, बिल्कुल सही है। इसका जो सही नहीं है ए नंबर है, यही इसका उत्तर होगा। चलिए देखते हैं 20वां नंबर। क्या है? अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं इसमें हमको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है अशोक के संबंध में। सॉरी, कौन सा कथन सही है ये देखना है। सबसे पहला दिया हुआ है, अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अ, जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। तो ये गलत दिया हुआ है, दूसरा कथन जो है गलत दिया हुआ है। अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख थे वह खरोष्ठी लिपि में नहीं, ब्राह्मी लिपि में थे। किसमें? ब्राह्मणी लिपि में थे। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा क्या है? अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही कथन है 1 और 3 है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा जो गलत कथन है इसमें खरोष्ठी लिपि दिया हुआ है, तो अशोक ने अपना ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में नहीं, ब्राह्मी लिपि में लिखे थे। चलिए अगला देख लेते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसके पहले सत्याग्रही तो थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तो हमसे यही पूछ रहा है जो तीसरे कौन थे। तो तीसरे कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। इसका हो जाएगा डी नंबर उत्तर। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। पहला विनोबा भावे और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है? नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं नवपाषाण काल के औजार के संबंध में कौन सा कथन है। इसमें हमको दिया गया है सही विकल्प को चुनना है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है औजार पॉलिश किए जाते थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, नवपाषाण काल में औजार को पॉलिश किया जाता था। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा क्या हुआ है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो 1919 ईस्वी में खिलाफत समिति का गठन किया गया था बंबई में। इसका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सूफी संतों एवं विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो यह देख लेते हैं। सूची 1 सूची 2 को हम मिलाते हैं, देखते हैं। एक तरफ सूफी संत दिया हुआ है, दूसरी तरफ विभिन्न सिलसिला दिया हुआ है और इसको हम मिलान करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है शेख, 1 मिनट, हाँ क्या दिया हुआ है? शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है यह चिश्ती से जुड़ा हुआ है, तो ए का हो जाएगा 3। उसके बाद दिया हुआ है बहाउद्दीन जकारिया। तो बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी से जुड़े हुए हैं, तो इसका हो जाएगा बी का 2। तीसरा दिया हुआ है मियाँ मीर। तो मियाँ मीर जो जुड़ा हुआ था, यह किससे जुड़ा हुआ था? तो यह जुड़ा हुआ था कादरी से, तो इसका हो जाएगा सी का 1। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है सी का 1। उसके बाद देखते हैं अहमद सरहिंदी नक्शबंदी से जुड़ा हुआ था, तो इसका डी का हो जाएगा 4। सी का 1, डी का 4, 3 2 1 4। यह किससे संबंधित है? तो बी नंबर ऑप्शन होगा इसका, यही सही है। चलिए अगला देख लेते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? हमको असत्य कथन देखना है, कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले दिया हुआ है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बिल्कुल गलत है। रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे। प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
वारेन हेस्टिंग थे, याद रखिएगा। जो असत्य कथन है पहला है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, बिल्कुल सही है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? विलियम बेंटिक बने। क्या है? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, बिल्कुल सही है। तीसरा है सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा ए नंबर, जो कथन असत्य है। चलिए अगला देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है उपनाम और दूसरी तरफ नेता दिया हुआ है। तो सीमांत गांधी किसको कहा जाता था? तो सीमांत गांधी कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो इसका हो जाएगा ए का 4 नंबर। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? 4 नंबर। यहाँ है सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद दिया हुआ है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था दादा भाई नौरोजी को। तो इसका हो जाएगा बी का 3। तीसरा दिया है महामना। महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता था, उनका उपनाम था महामना। तो इसका हो जाएगा सी का 1 नंबर। कितना हो जाएगा? सी का 1 नंबर। उसके बाद दिया है भारत का लौह पुरुष, तो वह है वल्लभ भाई पटेल। इसका डी का हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, 4 3 1 2, ये ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए देखते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित संधियों के कालक्रम अनुसार सजाइए? तो संधियों को कालक्रम अनुसार सजाते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, ये देखना है कौन से ईस्वी में किस तरह से हुआ और पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, इस तरह से हमको देखना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है अमृतसर की संधि। तो सबसे पहले देख लेते हैं अमृतसर की संधि कब हुई। यह 1809 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1809 ईस्वी में। दूसरा दिया है बसीन की संधि। बसीन की संधि हुई थी 1822 ईस्वी में। कब हुई थी? 1822 नहीं, 1802 ईस्वी में। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। कब? 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि। उसके बाद फिर दिया हुआ है सालाबाई की संधि। तो सालाबाई की संधि हुई थी 1782 को। कब? 1782 ईस्वी में। इस तरह से देख लिया अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। उसके बाद दिया हुआ है बसीन की संधि 1802 ईस्वी में, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में और सालाबाई की संधि 1782 में। तो इस तरह से देख रहे हैं 4 3 1 2 होगा। तो ये 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ये सब संधि किसके किसके बीच में हुई? तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में जो हुई, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के बीच। उसके बाद बसीन का संधि। बसीन का संधि जो है यह भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। किसके? पेशवा बाजीराव द्वितीय और किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। उसका श्रीरंगपट्टनम की संधि दिया हुआ है, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी 1792 में। उसका दिया सालाबाई की संधि। तो सालाबाई की संधि भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश और मराठा के बीच में हुई थी। चलिए देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। क्या इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किप्पुर युद्ध, क्या है? कौन सा युद्ध का नाम याद रखिएगा, क्या है? योम किप्पुर युद्ध। कौन सा युद्ध? योम किप्पुर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किप्पुर युद्ध जो लड़ा गया, यह अक्टूबर 1973 ईस्वी में लड़ा गया। 20 का उत्तर होगा। चलिए देखते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय बजट 25-26 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो प्रभावी राजस्व घाटा रहने का जो अनुमान है 0.3% है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है? यूक्रेन ने रूस पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया था? तो यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले का यूक्रेन जो नाम दिया है वह है ऑपरेशन स्पाइडर वेव। क्या दिया है? ऑपरेशन स्पाइडर वेव। 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन। तो 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अपना पहला खिताब कि, किस टीम को हराकर अपने नाम किया? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अपना पहला खिताब जो टीम को हरा करके अपने नाम किया वह है किंग्स 11 पंजाब। इसका डी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहाँ पर उत्पादन
इकाई लगाने की घोषणा की है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है? राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है? तो यह हैदराबाद में, इसका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है यह एस महेंद्र देव को, इसका ए उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं उसका 34वां नंबर। ध्यान से सुनिएगा 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है? शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद साज के नेतृत्व में विशेषज्ञों की टीम ने भारत की पहली जीन संपादित डैश बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। तो यह क्या चीज बना करके? फिर से सुनिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भेड़। अगला क्या है? सॉरी, फिर से सुनिएगा 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है? शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह ने नेतृत्व में विशेषज्ञ की टीम भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाकर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। तो जीन संपादित जो बनाया, यह क्या बनाया? भेड़ बनाया है। यह शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर रियाज अहमद के नेतृत्व में ऐसा किया गया है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 35वां नंबर। क्या यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है? चागोस द्वीप समूह की अवस्थिति किस महासागर में है? तो यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। यह चागोस द्वीप अवस्थिति है कौन से महासागर में? तो यह है हिंद महासागर में, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को जो संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है वह है संघ लोक सेवा आयोग, इसका ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37वां नंबर। क्या पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइलें दागी? पाकिस्तान की यह कार्यवाही कथित तौर पर भारत के खिलाफ अभियान डैश के तहत थी। तो यह अभियान जो चलाया था यह था ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। ये पाकिस्तान जो ड्रोन चला रहा था, ड्रोन और मिसाइल भारत की पर कई ड्रोन और मिसाइल दागे थे, तो यह कार्यवाही जो किया था यह इसका अभियान का नाम था ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। ठीक है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कर्नल सोफिया कुरैशी और किसके संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग नेतृत्व किया गया था? तो यह किया गया था विंग कमांडर व्योमिका सिंह के नेतृत्व में, तो इसका हो जाएगा बी उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन। 39वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान था? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 151वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 151वां है। और सब कुछ कुछ हम बोल देते हैं जो कि बार बार पूछा जाता है, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो ये याद रखिएगा 85वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 25वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में एच लिख देते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है 118वां, याद रखिएगा। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है चौथा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन। 40वां क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो ट्रेन में एटीएम लगाया है यह है पंचवटी एक्सप्रेस, इसका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला अफ्रीकी देश
बन गया है। तो पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाले? तो यह है मॉरिशस। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए देखते हैं इसके बाद 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले ली? तो ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले ली है, यह बांग्लादेश से। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए देखते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर की सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा क्या है। भारत के किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो यह द्रौपदी मुर्मू को किया गया है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो टाइगर ट्रायम्फ 2025 का आयोजन किया गया विशाखापत्तनम में। यह हो जाएगा ए नंबर। इसका उत्तर क्या है। चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का आयोजन जो किया गया विशाखापत्तनम में, ए उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम था यह था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इसका बी उत्तर हो जाएगा। क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। योगापुर वन अर्थ वन हेल्थ। बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन क्या है। सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो सरस्वती सम्मान 2024 जो प्रदान करने की घोषणा की गई है साधु भद्रेश दास को। ये इसका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी से संबंधित पर रोक पर संबंधित है। यह अनुच्छेद 23 का एक है। ये हो जाएगा इसका बी नंबर उत्तर। बाकी इसमें एक और अनुच्छेद दिया है अनुच्छेद 22। इसमें गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से रिलेटेड है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 24 यहाँ दिया हुआ है। अनुच्छेद 24 में दिया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या अन्य जोखिम भरे काम करने पर जो है नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 24 में बताया गया है। चलिए देखते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? तो अगर कोई व्यक्ति है ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तो ऐसे स्थिति में न्यायालय जो रिट जारी करेगा वह उसका अधिकार पूछेगा। अधिकार परीक्षा हो जाएगा, उसे पूछेगा उसका राइट या अधिकार। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये पूछेगा आपका कौन सा राइट है इस स्थान पर इस पोजीशन पर रहने का। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर अधिकार परीक्षा। चलिए अगला देख लेते हैं उसके बाद 49वां नंबर क्वेश्चन। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करके देखते हैं। इसमें हमको बताना है कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले दिया हुआ है कानून बनाना केवल विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। बिल्कुल सही है। दूसरा है मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। तो इनमें कथन सत्य है। यह सी नंबर 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50वां नंबर क्या भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और औपचारिक रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला देखते हैं 51वां नंबर क्वेश्चन क्या निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो हमको असत्य कथन देखना है। तो पहला दिया हुआ 1960 में बंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। बिल्कुल सही है। 1960 ईस्वी में बंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। बिल्कुल सत्य कथन है। अगला है मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बना। बिल्कुल गलत है। मणिपुर तो 1972 में बना है लेकिन मणिपुर से अलग करके मेघालय राज्य नहीं बनाया गया है। असम से अलग करके। किससे? असम से। ए लिख देते हैं। तो असम से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। तो ये कथन असत्य है। यही हमारा
उत्तर हो जाएगा। हमारा उत्तर जो होगा वो बी नंबर हो जाएगा। असम से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, ना कि मणिपुर से। अगला है नागालैंड राज्य का गठन 1963 ईस्वी में हुआ, बिल्कुल सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में अस्तित्व में आए, ये भी सही है। चलिए देखते हैं 52वां नंबर क्वेश्चन। क्या है इंदिरा गांधी से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो इंदिरा गांधी से संबंधित कथन देखते हैं, कौन सा कथन असत्य है ये देखना है। सबसे पहले दिया हुआ है ये 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री रही, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपये का अवमूल्यन हुआ, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, ये भी सही है। चौथा है लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्रालय का प्रभार संभाला था, ये गलत दिया हुआ है। जब लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी उसमें मंत्रिमंडल में इसे विदेश मंत्री नहीं सूचना मंत्री दिया गया था। कौन सा मंत्री दिया गया था? सूचना मंत्री या सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, जो कथन असत्य है। चलिए देखते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे वह देख लेते हैं। तो बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के सदस्य थे। श्री एन गोपालस्वामी अयंगर ये भी जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे। उसके दिया हुआ डॉक्टर एच पी मोदी ये सदस्य नहीं थे। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो सदस्य नहीं थे। बाकी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी थे। चलिए देखते हैं 54वां नंबर क्वेश्चन क्या है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। उपबंध निम्नलिखित में किससे संबंधित है? यह संबंधित है मूल कर्तव्य से। जो हम लोग का मूल कर्तव्य, हम लोग को 11 मूल कर्तव्य दिया गया है, इसे संबंधित है। इसमें कहा गया है जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। अब जान लेते हैं मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। तो पूछा जाएगा मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं 55वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो 1976 का 40वां संशोधन जो था, संविधान संशोधन अधिनियम, यह जो अनुच्छेद पर लागू किया गया था, यह अनुच्छेद था 297 नंबर, अनुच्छेद नंबर 297। अब ये भी पूछा जा सकता है जो अनुच्छेद नंबर 297 में क्या बताया गया है? तो यह इसमें बताया गया है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र या महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर महासागर के अंतर्गत सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें संघ के निहित होगी, ये 297 नंबर अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए देखते हैं 56वां नंबर क्वेश्चन। 56वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? जो अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है नए राज्य का गठन। तो अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का गठन हो सकता है और संसद के कानून से संभव है। अगला है राज्य के क्षेत्रों का परिवर्तन, ये भी हो सकता है जो संसद के कानून से संभव है अनुच्छेद 3 के तहत। आगे है राज्यों के सीमाओं का परिवर्तन। तो राज्य की सीमा का भी परिवर्तन किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। हमको देखना है जो संभव नहीं है। क्या है नए राज्यों के लिए राज्यसभा सीट का निर्धारण, ये संभव नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित कौन सा कथन दिया हुआ है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के विकास पर जोर दिया गया, बिल्कुल सही है। क्या सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया, ये भी सही है। उसके बाद पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाओं की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है, इसका सी नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत में समावेशी विकास की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में मुखर हुई? तो भारत में समावेशी विकास की अवधारणा जो पंचवर्षीय योजना से मुखर हुई थी, यह थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास के बारे में बताया गया था। तो यह योजना 2007 से 2012 तक का योजना था, 11वीं पंचवर्षीय योजना।
मतलब इसका काल था 2007 से 2012। चलिए देखते हैं 59वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं नरेगा के संदर्भ में कौन सा कथन, हमको बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो देख लेते हैं, इसे 2005 में अपनाया गया, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराना है, ये भी आता है नरेगा के संदर्भ में। तीसरा देख लेते हैं, 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा नाम दिया गया, ये भी सही है। उसके बाद इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतें मुख्य भूमिका निभाती है, ये भी सही है। तो इसका सभी कथन सत्य है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित में कौन सी संस्था मंत्रालय जारी करता है। तो बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जो जारी करता है यह कौन सा संस्था या मंत्रालय है, यह है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यही संस्था है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन, क्या भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। तो भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 62वां नंबर क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल्य उद्देश्यों में शामिल है। तो जो राजकोषीय नीति के 3 मूल्य उद्देश्यों में शामिल है वह है समृद्धि, इसका हो जाएगा डी नंबर उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं 63वां नंबर क्वेश्चन। 63वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विरामावस्था में चलकर ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के साथ एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है, इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालें। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है, विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है, तो इसमें ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो इसमें हमको दूरी निकालना है, तो यह एक फॉर्मूला से निकलेगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, जिसमें एस जो है यह है डिस्टेंस, ठीक है, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है, तो यू जो इनिशियल वो तो उस समय विराम अवस्था में था, रुका हुआ था, तो इनिशियल 0 हो जाएगा। तो यहाँ टाइम अगर 1 होगा तो 0 इंटू 1 करेंगे, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, प्लस कर रहा है हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ त्वरण कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 गुना 2 हो जाएगा, प्लस क्या दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिनट दिया हुआ है। तो 1 मिनट को अगर क्या चीज़ में बदलेंगे, 1 मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा गुना 60, स्क्वायर में दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। बाकी ये 2 और 2 तो कट जाएगा, बचेगा 60 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, इसका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, उसके बाद 64वां नंबर क्वेश्चन। 64वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, सुनिएगा, क्या है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमको देखना है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब असत्य कथन देखना है। सबसे पहले दिया हुआ है, वे मौसम पूर्व अनुमान की परियोजनार्थ डिजाइन किए गए थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, इनसेट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया है, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है, वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे, ये भी सही है। क्या इनकी शुरुआत 1979 में हुई थी, ये गलत दिया हुआ है। तो इसकी शुरुआत 1979 में नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, जो कथन असत्य है। किससे रिलेटेड देख रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में हम लोग देख रहे थे असत्य कथन। पहला कथन दिया हुआ है, ये मौसम पूर्व अनुमान के परियोजनार्थ डिजाइन किए गए थे, बिल्कुल सही है। क्या है, इनसेट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया, यह भी सही है। वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे, यह भी सही है। और इसके बाद जो दिया हुआ था, इनकी शुरुआत 1979 में हुई थी, बिल्कुल गलत है, इसकी शुरुआत 1979 नहीं 1983 में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। तो दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो होगा यह घट जाएगा, इसका ए उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 66वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, मायोपिया जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, संबंध क्या सही है। तो इसके संबंध में जो सही है, रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 67वां नंबर, क्या है, एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, तो निम्न में डुबाकर। एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, क्या चीज में डुबा करके, तो अल्कोहल में डुबा करके एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, इसका हो जाएगा डी उत्तर।
देखते हैं 68वां नंबर क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? तो नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग इसलिए किया जाता है, देख लेते हैं क्या क्या कारण है। क्वेश्चन फिर से सुनिए क्या है। इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि के लिए हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? तो नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है। बिल्कुल सही है, जो नाइक्रोम वायर होता है उसका गलनांक बहुत अधिक होता है। नाइक्रोम मिश्र धातु जो है उसका नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है, ये भी सही है। नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है, ये भी सही है। तो इसका सभी कथन सत्य है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 69वां नंबर क्या है। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन देख लेते हैं। एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंज जो होता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होती है, ठीक है। उसके बाद पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन में। तो उपर्युक्त में से सभी सही है, सभी हो सकते हैं, तो डी इसका उत्तर है। 70वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के डैश की क्षमता माफ करता है। तो जो ऋणात्मकता विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता की माप है, इसका हो जाएगा सी नंबर उत्तर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 71वां नंबर। क्या धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता की क्रम चुने। तो धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम जो है इसमें हो जाएगा सबसे पहले मरकरी, फिर निकल, फिर टंगस्टन, फिर सिल्वर, इसका सी नंबर उत्तर हो जाएगा। क्या है, सबसे पहले मरकरी होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर निकल हो जाएगा, फिर टंगस्टन, फिर सिल्वर। चलिए देखते हैं उसके बाद 72वां नंबर क्वेश्चन। 72वां नंबर क्वेश्चन क्या है। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। तो फास्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है, ठीक है। इसमें आसानी से आग पकड़ सकता है, तो इसीलिए ये बी इसका उत्तर हो जाएगा। इसीलिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि उसका जो प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है। चलिए अगला देख लेते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन क्या है। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी हुई होती है। तो बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल जो बनी हुई होती है यह पॉलीथीन की होती है, तो ये हो जाएगा इसका सी नंबर उत्तर। आगे देख लेते हैं 74वां नंबर क्वेश्चन। क्या कोशिका में निम्नलिखित में कौन सी पाचन थैली या डाइजेस्टिव सैक कहलाती है। कोशिका में निम्नलिखित में जो पाचन थैली या डाइजेस्टिव सैक कहलाती है यह कहलाती है लाइसोसोम, इसका हो जाएगा डी नंबर उत्तर। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं सेल का, ठीक है। उसके बाद गोल्जी काय दिया हुआ है। गोल्जी काय को कहते हैं शिपिंग या पैकिंग करने के लिए या यातायात प्रबंधन के लिए इसका यूज किया जाता है। राइबोसोम है, यह प्रोटीन सिंथेसिस है या प्रोटीन फैक्ट्री कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सैक या पाचन थैली है लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्लोरेन कायमा बने होते हैं। तो क्लोरेन कायमा बने होते हैं मृद उत्तकों का, क्या है, मृद उत्तकों का या फिर मृद उत्तकों द्वारा बना हुआ होता है क्लोरेन कायमा, इसका डी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है। जो हार्मोन माना गया है यह विटामिन डी को। विटामिन डी और विटामिन ई जो होता है इसका बॉडी में स्त्राव भी होता है या बॉडी में भी बनता है, तो विटामिन डी को हार्मोन माना गया है। चलिए अगला देख लेते हैं 77वां नंबर। क्या है, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों का नाम क्या है। जो कान के मध्य में या फिर मध्य कान कह रहा है, तो मध्य कान में जो 3 तरह का हड्डी मौजूद है उसका नाम क्या है। हैमर है, एनविल है, स्टिरअप है, इसका बी उत्तर हो जाए। क्या, हैमर, एनविल और स्टिरअप। अगला देखते हैं 78वां नंबर क्वेश्चन। क्या शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होती है। तो शरीर डैश शरीर में पेट की उपकला कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होती है, तो यह होती है क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका ए उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 79वां नंबर। क्या निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। हमको देखना है विषाणु जनित नहीं है। जो हैजा है यह विषाणु जनित नहीं है, यह जीवाणु जनित है, ठीक, डी उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 80 नंबर। क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है। क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है तब निर्मित दर्पण है। तो कौन सा, यह अवतल निर्मित दर्पण है, यह हो जाएगा सी नंबर इसका उत्तर। अगला देखते हैं 81वां नंबर क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से उनसे संबंधित विटामिन या खनिज का मिलान करना है, ठीक है। तो ये देखते हैं जो विटामिन और उससे रिलेटेड एक तरफ रोग दिया हुआ है, क्या होता है, कमी से होने वाला रोग और विटामिन या खनिज दिया हुआ है। सबसे पहले तो स्कर्वी, स्कर्वी होता है विटामिन सी के कमी से, ये हो जाएगा ए का
2। दूसरा दिया हुआ है घेंघा। घेंघा जो होता है यह आयोडीन की कमी से होता है, इसमें बी का हो जाएगा 3। उसके बाद दिया रतौंधी। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, तो यह हो जाएगा सी का 1। उसके बाद रिकेट्स दिया हुआ है तो विटामिन डी की कमी से होता है, तो डी का हो जाएगा 4। उसके बाद एनीमिया दिया हुआ है तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया, तो ये हो जाएगा ई का 5। 2 3 1 4 5 ये ऑप्शन नंबर ए में है। 2 3 1 4 5। चलिए अगला देख लेते हैं 82वां नंबर क्वेश्चन। 82वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तत्व ए बी सी डेमोनायर के त्रिक रूप में है। यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है तो बी का परमाणु भार क्या होगा? तो इसमें बताया गया है तत्व ए बी और सी जो है क्या है, डोबेनायर के त्रिक के रूप में है। यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का परमाणु भार 137 है तो बी का परमाणु भार क्या होगा? तो इस तरह से इसमें बी का परमाणु भार निकालने के लिए क्या करता है, बी बराबर करेंगे ए प्लस सी बाय 2 ये करेंगे। तो इधर अगर हम करेंगे 40 जोड़ 137 बटे 2 करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 40 30 70 177 बटे 2 हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट लगभग कितने का हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 88 के बराबर। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा सी नंबर, जो बी का मान निकलेगा। चलिए देखते हैं उसके बाद 83वां नंबर क्वेश्चन। 83वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद। तो वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा वेद जोड़ उक्त वेदोक्त, ये ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 84वां नंबर क्वेश्चन। 84वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी में कर्मधारय समास है, इसका डी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या, चूज द करेक्ट पेसिव फॉर्म। हमको देखना है पेसिव फॉर्म, देखना है करेक्ट कौन सा फॉर्म, पेसिव फॉर्म देखना है। इसमें एक्टिव फॉर्म दिया हुआ है, जैसे वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, तो वन शुड कीप्स वन प्रोमिसेस का हो जाएगा पेसिव फॉर्म प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट इसमें किस में है, सी नंबर में है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। अगला देख लेते हैं क्या है, इंडेवर दिया हुआ है। इंडेवर शब्द का विलोम शब्द कह रहा है, तो इंडेवर का मतलब होता है एक्टिव, ठीक है, एक्टिव एम एफर्ट ये सब होता है इंडेवर का मीनिंग। तो एक्टिव का इनएक्टिव होगा, तो इंडेवर का अपोजिट शब्द जो हो जाएगा विलोम शब्द हो जाएगा इनएक्टिविटी, ठीक है। इंडेवर मतलब होता है एक्टिविटी, इधर हो जाएगा इनएक्टिविटी, बी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना? तो भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह बना वधावन बंदरगाह, बी इसका उत्तर हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है वधावन बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में होगा। ये नया बंदरगाह बना है, भारत का सबसे नया बंदरगाह, नवीनतम बंदरगाह है वधावन बंदरगाह, ठीक है, 13वां बंदरगाह है, यह महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए अगला देख लेते हैं 88 नंबर क्या है, निम्नलिखित में किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो माना जाता है यह माना जाता है हेनरी डेरोजियो को, सी इसका उत्तर हो जाएगा, प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी डेरोजियो को। देखते हैं 89वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 89वां नंबर, प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई? तो प्रथम गणतंत्र दिवस परेड जो आयोजित की गई, यह की गई थी 1950 ईस्वी में, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, प्रथम गणतंत्र दिवस परेड जो आयोजित की गई थी 1950 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं क्या है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो मनाए जाने की घोषणा की गई 23 अगस्त को, इसका हो जाएगा उत्तर बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? तो भारतीय वायुसेना को जो कमांड 7 कमांड में विभाजित किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया? तो किस वर्ष किया गया है, फिर से सुनिए, गया है किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया? तो यह 2021 में किया गया, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दिया हुआ अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो अहपन लोक कला का संबंध जो है यह बिहार से है। कहीं कहीं आपको अर्पण भी देखने को मिलेगा, अहपन की जगह क्या अर्पण भी मिलेगा, ठीक है। बिहार का और एक याद रखिएगा गोदना, गोदना जो है यह भी बिहार का लोक कला से जुड़ा हुआ है। उसके बाद गुजरात का याद रखिएगा, गुजरात का है साथिया। राजस्थान का याद रखिएगा लोक कला क्या है, मेहंदी मांडना ये सब है।
मेहंदी है और मांडना है गुजरात का। उसका महाराष्ट्र का याद रखिएगा, महाराष्ट्र भी दिया हुआ है रंगोली। चलिए अगला देख लेते हैं इसमें 94 नंबर क्वेश्चन। तो 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। निम्नलिखित को मिलान करना है। एक तरफ पीढ़ी दिया हुआ है, दूसरी तरफ वर्ष अंतराल दिया हुआ है। तो इसमें जो पीढ़ी दिया हुआ है देख रहे हैं, जो जन्म के आधार पर जो किस-किस का कौन सा जनरेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो जनरेशन एक्स। तो जनरेशन एक्स जो दी है यह 1965 से 1980 के बीच में जिसका जन्म हुआ है उसको जनरेशन एक्स कहते हैं। तो ए का हो जाएगा 2। दूसरा दिया जनरेशन वाई। तो जनरेशन वाई वह है जिसका 1981 से 1996 1981 से 1996 में जन्म हुआ है। उसका जनरेशन जेड दिया हुआ है, तो जिसका 1997 से 2010 तक हुआ है उसको जनरेशन जेड कहते हैं। जिसका सी का एक हो जाएगा। जैसे अभी एक मतलब विद्रोह हुआ था जिसको जेन जी कहा गया। क्या कहा गया? जेन जी। तो यही जेन जी विद्रोह जो कहा गया जो नेपाल में हुआ 1997 से 2010 के बीच का जो हुआ इसको कहा जाता है। जेन जी क्या कहता है? बहुत ही एनर्जेटिक है, ये कुछ भी करने के लिए अभी है, सबसे यंग माना जाता है इसको, मतलब यंग है अभी सबसे। इसका एज ऑलमोस्ट 26-27 तक है, 20-25-26-27 तक है इसका। तो ये जो है जनरेशन जेड 1997 से 2010, ठीक है। उसके बाद क्या है? जनरेशन अल्फा। अब जो हो रहा है 2010 के बाद जिसका जन्म हुआ है उसको जनरेशन अल्फा कहते हैं। यह 2010 से लेकर के 2024 के बीच का है जनरेशन अल्फा, ठीक है। तो डी का 3 हो जाएगा। इस तरह से 2 जनरेशन वाई होगा, बी का हो जाएगा 4। 2 4 1 3 जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा उत्तर होगा। आज के लिए इतना ही, और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।